फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए आज से हम लोग यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 9 की गणित विषय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और चूंकि ये भी NCERT बुक ही उसमें प्रयोग हो रही है तो हम उसी से कुछ सीखते हैं। गणित विषय आज जो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे वो कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स। गणित गणित विषय का अध्ययन करेंगे और इसमें हम आएंगे चैप्टर 1। जो पहला चैप्टर है नाम है संख्या पद्धति। तो बच्चों ये हम जब पढ़ेंगे तो उससे पहले संख्या पद्धति है तो इस संख्या की पद्धति क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप कर लेते। सोचे तो एक खेल खेले, क्या खेल हो सकता है वो हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो उसमें देखें, कोशिश करते हैं और बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी खेलते हुए कि क्या देखिए खेल है, गणित खेल है, किस तरीके से है वो देखते हैं। आपने एक पहचानेंगे हम जो यहाँ कर रहे हैं, जरा इसको आप लोग पहचानने की कोशिश करें। क्या आपने ये पहचाना? तो बच्चे जरूर पहचान गए होंगे कि इसको क्या कहते थे। इसको कहते थे संख्या रेखा, जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। संख्या रेखा इसे बोला जाता है और इस पर हर तरीके की संख्या को हम लोग दर्शा सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1/4, यहाँ क्या आ जाएगा 2/4, 3/4 भी हो सकता है, कहीं और आ सकता है, इधर कहीं आ जाए तो क्या हो सकता है 1/5 भी आ सकता है। यहाँ माइनस का 1/5 हो सकता है, यहाँ 2/4 माइनस का हो सकता है, यहाँ माइनस का 3/4 हो सकता है। इस तरीके से ये संख्याएं कई, क्योंकि ये अनंत होती हैं, इनमें कोई अंत नहीं होता, ऐसी संख्याएं होती हैं। अब अगर 0 से आप धनात्मक संख्याओं की ओर इधर अगर आप नजर दौड़ा के देखें और चलते चले जाएं तो आपको संख्याएं मिलती ही चली जाएंगी इस पर, अर्थात ये कहां तक चलेंगी, अनंत तक ऐसी ही चलती रहेंगी। इसीलिए चिन्ह लगा है एरो, ये बताता है कि हम लोग चलते ही रहेंगे इस दिशा में। और ऐसे ही अगर ऋण दिशा में मतलब क्या कहें ऋणात्मक दिशा में देखें तो इधर भी चलते ही रहेंगे, बहुत संख्याएं दिखाई देगी। अब आप काम एक क्या करें, काम ये करें कि एक थैला लें और थैला लेकर के यहाँ से धनात्मक संख्याओं की ओर चलना शुरू कर दें। और जितनी भी तो आपने नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी शुरुआत में 1, 2, 3, 4 ऐसी पढ़ी थी, उनको उठा के अपने थैले में भरते चले। तो आप चले और यहाँ से आपने क्या किया, ये आपका थैला है जो आपने ये ले लिया है। इस टाइप में ये मान लीजिए एक थैला है, इसमें आपने क्या किया, यहाँ से ये पहली संख्या उठाई 1 और इसमें डाल, फिर आगे बढ़े। यहाँ भी और भी होंगी, यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 5/4 भी आई होगी और भी ऐसे आती होंगी, उनको छोड़ देंगे, केवल ये संख्या उठाएंगे। यहाँ से 2 उठाई और इसमें डाल दी, यहाँ से 3 उठाया फिर से इसमें डाल दिया, 4 उठाया इसमें डाल दिया,
5 उठाया, उसको भी डाल दिया। ये इसमें जाती रहेंगी, ऊपर नीचे बढ़ती चली जाएंगी संख्याएं, और ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे तो 6 भी आ जाएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, और ऐसे ही 101 भी आएगा, 1000 भी आएगा, 1000 भी आएगा। ऐसे ये संख्याएं आपकी इधर अनंत तक की संख्याएं भर ली। और जब ये संख्याएं भर ली तो ये समूह जो ये संग्रह हो गया आपके पास, इन संख्याओं का जो संग्रह हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते थे? प्राकृतिक संख्याएं। इनको क्या बोलते थे? प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता था। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि कौन सी संख्याएं आई हैं इसमें, और प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। संख्याओं को बोलते हैं नंबर्स, तो क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। इसलिए चूंकि इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इनको कैपिटल N से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल N से। और इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही N100 ये संख्याएं आपके पास ऐसे ही आ गई अनंत तक। आ गई कि नहीं आ गई? ये आप पहले से पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ी हुई थी, कक्षा 6 में भी इनको पढ़ा था, क्लास 6 में। अब क्या करेंगे? अब चूंकि यहाँ तक अनंत तक की संख्याएं आपने अपने थैले में भर ली, जो आपकी पूर्ण संख्याएं थी। अब क्या करिए? आ जाइए वापस। वापस कहाँ आइए? 0 पर। और 0 पर वापस आने के बाद जीरो को भी उठा लीजिए। जीरो को भी उठा लीजिए। जीरो को आपने उठाया और इसको भी इसमें डाल दिया। अब ये आपकी अभी तक अपूर्ण थी संख्याएं, अभी पूरी नहीं हुई थी। अब जीरो भी जब डाल दिया तो अब ये हो गई पूर्ण संख्या। ये जो संग्रह हुआ संख्याओं का, ये सब जो आपने थैले में भर ली है, ये पूरा संग्रह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याएं कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। और इनको किससे डिनोट करते हैं? W से। इनको किससे डिनोट करते हैं? W से। जैसे यहाँ नेचुरल नंबर्स को N से डिनोट किया था, इनको W से करते हैं। और अब इसमें क्या आ गया? ये जो संग्रह है, इसमें संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो तो देखेंगे तो 0 से है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये पूर्ण हो गई। अब बच्चे कहेंगे कैसे पूर्ण हो गई सर, पहले भी तो पूरी थी। तो इन संख्याओं से आप हर चीज नहीं लिख सकते थे, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए आपके पास एक भी कलम नहीं है, लिख के दिखाइए संख्या के रूप में, तो एक भी कलम नहीं है मीन्स 0 कलम, तो 0 तो लिखना पड़ेगा। और ये नहीं है, नहीं था आपके पास, तो आप कैसे लिख पाते? अब ऐसा तो नहीं है कि कहते सर हम 10 लिख दिए और उसमें से 1 हटा दिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 1 हटा दिए तो 0 ही रहा। तो 0 जो है शून्य है, जब तक ये शून्य नहीं होगा तब तक आपकी पूर्ण नहीं होगी। अब शून्य आ गया, पूर्ण संख्याएं हो गई। तो पूर्ण संख्याएं ये होती हैं। आप यहां से पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह, जो संख्याओं का संग्रह जो आया, उसमें पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ये सब। अब हम एक काम क्या करें? अब यहाँ पर जब वापस आए थे तो यहाँ खड़े हैं और इधर मुंह करके खड़े हुए देख रहे हैं, तो इधर भी बहुत दूर तक अनंत, जहां तक नजर जा रही है वहां तक संख्याएं दिखाई दे रही हैं। बस है क्या? ऋणात्मक संख्याएं हैं ये सारी, ये आपको सारी नजर आ रही हैं। तो अब काम क्या करो? वही काम करो जो इधर किया था, वैसे ही काम इधर करो। इधर को बढ़ना शुरू हो जाओ, और जितनी ये है मेन ये पूरी संख्याएं हैं जिनके भिन्न में हर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उनको सबको फिर उठाओ। आओ बढ़ो और यहाँ से उठाओ -1 यहाँ ले लिया, फिर उठाओ -2 भी ले लो, ये लिया -3, इसको भी उठा के अपने थैले में डाल दिया -4, इस थैले को भी डाल दिया -5, और ऐसे ही जितनी भी संख्याएं इधर मिली होंगी -1000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अनंत तक की संख्याएं ये हमने भर ली।
अब ये तुम्हारा संख्याओं का, आप लोगों का ये संख्याओं का संग्रह हो गया, लेकिन इसमें देख रहे हो संख्याएं बनती हैं अंकों से, और ये अंक कितने पूरे पूरे अंक हैं, पूरे अंक हैं, इसलिए इन जितनी भी संख्याएं इनमें सब में पूरे अंक हैं, कोई भी भिन्न के रूप में नहीं है, किसी का भी मतलब अगर कहें वो नहीं है, खंड नहीं है, कोई पूरे पूरे अंक है, तो इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। इनको क्या बोलते हैं? इनको हमने बोला पूर्णांक। इन संख्याओं के संग्रह को बोला पूर्णांक, और पूर्णांक को अंग्रेजी में अगर देखें, इंग्लिश में तो बोला जाता है इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। और इनको दर्शाया जाता है या तो जेड से, या कभी कभी आई से भी दर्शाया जाता है, जेड या आई से दर्शाया जाता है। अब इन संख्याओं को अगर लिखना चाहें, कौन सी संख्याएं होंगी, तो यहां से चलेंगे, देखो अनंत से शुरू होंगे, -6, -5, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही ये अनंत तक चली जाएंगी। इधर भी देखो अनंत तक है और इधर भी अनंत तक है। ये हमारी कहलाए पूर्णांक। ये क्या कहलाए? पूर्णांक। तो अब देखो, क्या हमने सारी संख्याएं अपने थैले में डाल दी? तो बच्चे कहेंगे नहीं सर, ये तो पड़ी हुई है, ऐसी इनमें भी होंगी, बीच में हर जगह, इनमें भी हर जगह होंगी। तो इन सब संख्याओं को भी हम उठा करके ऐसे ही बैग में डाल लेते हैं, सारी संख्याओं को इसी में भर लेते हैं। 5/4 है, -1/4 है, -101/2 हो सकती है। ऐसी कई संख्याएं जितनी भी हैं, इनको सबको उठा के हमने अपने थैले में भर लिया। और जब इन सबको हमने अपने थैले में भर लिया, तो संख्या रेखा पे एक भी संख्या नहीं बची। इन सारी संख्याओं का जो संग्रह है, ये समूह है, इसको हम बोलते हैं परमेय संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं? परमेय संख्याएं। और इंग्लिश में इनको बोला गया है रेशनल नंबर्स। और इनके संग्रह को जिस तरीके से हमने यहां लिखा है, यहां पे नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि दो ही संख्याओं के बीच में बहुत सी संख्याएं हो जाएंगी। और सही से इसका नाम देखें तो ये रेशनल नंबर्स जो बना है, परमेय संख्याएं जो है, तो रेशनल नंबर्स जो होता है, ये कैसे बना है? दो चीजों से बना है, रेशियो, रेशियो से बना है। रेशियो माने अनुपात, रेशियो मीन्स क्या है? अनुपात के थ्रू ये बनाई गई है। तो यहाँ रेशनल नंबर्स को जब हम बात करें, तो रेशनल नंबर्स है, और इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? क्यू से। इस संग्रह को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। और क्यू शब्द आता है क्वोशेंट। क्यू शब्द जो हमारा क्वोशेंट पढ़े हो, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं भागफल। भागफल। तो ये भागफल बोला जाता है, अर्थात जो भाग के रूप में या भिन्न के रूप में दी जाए, लिखी जाए संख्याएं, वो होती हैं परमेय संख्याएं। तो ये परमेय संख्याएं, पूरी संख्याएं आ गई है, ये सब क्या कहलाएंगी? परमेय संख्याएं हुई जाकर, जिनको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। और इनको वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। तो अब इसमें, लेकिन वास्तविक संख्याओं में क्या होगा? उनको भिन्न के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो उनमें जो कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो अपरमेय होंगी, वो तो अब वास्तविक संख्याओं के दो खंड होते हैं। तो अभी यहाँ हम बात क्या करें कि यहाँ जो देख रहे हैं, तो यहाँ क्या आ गया कि परमेय संख्याएं। तो आप लोग पहले इतना ये जरूर लिख लें, वीडियो को पॉज कर लें और इतना ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये हमारे, जब तक आप गणित पढ़ेंगे ये प्रयोग में आता रहेगा। और आपको खेल भी बहुत अच्छा लगा होगा कि कितने अच्छे तरीके से ये हम लोग सीख सकते हैं। अब देखेंगे कि परमेय संख्याएं कहते किन्हें हैं। तो बड़ा सिंपल सी परिभाषा रहेगी कि वो संख्याएं, परमेय संख्याएं की बात करें तो क्या कहेंगे? वे संख्याएं
जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q is not equal 0। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है परमेय संख्याओं के लिए वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां Q is not equal 0। अगर और कहें तो यहाँ कॉमा लगा लें और यहाँ भी कॉमा लगा लें, क्या कहेंगे? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये चीज आ गई, ये परिभाषा हो गई। अब जैसे हमने अभी देखो पांच लिखा था, तो कहें कि सर ये तो P/Q के, तो इसके अपान में हम हमेशा किसी के P/1 तो ले ही सकते हैं। तो ये और वन तो देखो Q है जो 0 के बराबर ना हो, शून्य ना हो, तो शून्य तो नहीं है ये। इसका मतलब ये क्या परमेय संख्या है। और बाकी जो भिन्नात्मक हमने लिखी 2/4 लिख लें या 1/3 लिख लें, 5/7 लिख लें, तो ये तो सारी परमेय संख्याएं हैं ही, जिनका हर शून्य ना हो वो सारी परमेय संख्याएं होती हैं और जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, तो ये परमेय संख्याएं हो जाएंगी। ये परमेय संख्याएं होंगी। अब देखें जरा सा कुछ और एक काम करके देख लें कि हमने ये परमेय संख्याएं देख ली। अब इन परमेय संख्याओं के गुणों में कुछ एक चीज देखें कि परमेय संख्या अगर मान लो हमने लिख लिया 1/5, तो अगर हम यहाँ क्या लिखें 10/50 लिख लें या 20/100 लिखें या क्या लिख लें 3/15 लिख लें, तो ये सब क्या हुई? तुल्य हुई। ये सब क्या हुई? तुल्य संख्याएं हुई। देखो 1/5 सब में 1/5 ही आएगा। इसका मतलब परमेय संख्या ये एक ही परमेय संख्या को प्रदर्शित कर रही है। तो परमेय संख्या की एक और चीज आ गई कि Q जो P और Q है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। मतलब ये कैसे होने चाहिए? सह अभाज्य, सह अभाज्य होनी चाहिए। ये संख्याएं कैसी होनी चाहिए? P तथा Q जो हो, P तथा Q कैसे होंगे? सह अभाज्य संख्या, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक लिख सकते हैं कि सह अभाज्य पूर्णांक है। इसमें सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य का मतलब जिनमें इन दोनों में आपस में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो। जैसे इसमें देखें तो ये क्या होगा? 10 के गुणनखंड करें तो 2 गुणा 5 हो गया। 50 के लिखें तो क्या लिखेंगे? तो भी देख लें तो यहाँ हो रहा है क्या? देखें तो यहाँ आ रहा है आपका कितना? 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इनमें देखो कॉमन आ गया। सहअभाज्य का मतलब उनमें कोई भी चीज, कोई भी अवयव कॉमन ना हो। मान लो हमने लिख लिया क्या? एक तरफ लिखा 14 और एक तरफ लिख लिया हमने कितना? ये 14 लिखा और इधर लिख दिया 9। वैसे देख रही है तो भाज्य संख्या। अभी आप कंफ्यूजन में हो जाते कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, तो उस चक्कर में ये सोचें कि जो सह अभाज्य होंगी वो भी अभाज्य संख्याओं के द्वारा बनेंगी। तो अभाज्य संख्याएं तो वो होती हैं जिनमें किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वो कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये तो ये वाली होती है। लेकिन यहाँ तो ये भाज्य हो सकती हैं, अब अकेले में तो भाज्य हो सकती हैं, लेकिन सह अभाज्य होंगी आपस में। जैसे इसके गुणनखंड देखें 14 के क्या हुए? 2 गुणा 7 होगा। 9 के गुणनखंड देखें तो 9 के क्या होंगे? 3 गुणा 3 होंगे। क्या इनमें कोई गुणनखंड कॉमन है, उभयनिष्ठ है? तो देखेंगे कि नहीं।
तो जब नहीं उभयनिष्ठ है तो ये कैसी हुई? सह अभाज्य संख्याएं हुई। ये संख्याएं कैसी हुई? सह अभाज्य, एक दूसरे के हिसाब से ये अभाज्य है, सह अभाज्य है। वैसे अलग अलग देखें तो भाज्य हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। लेकिन सह अभाज्य जब कही जाएगी तो सह अभाज्य संख्या एक कभी हो नहीं सकती। ये भी कहें कि अगर ये कह दें कि बताओ 15 सह अभाज्य संख्या है, तो नहीं, सह अभाज्य संख्याओं के लिए एक जोड़ा कम से कम होना, पेयर होना चाहिए, 2 संख्याएं कम से कम होनी चाहिए, तब हम चेक कर सकते हैं कि वो संख्याएं सह अभाज्य है या नहीं है। तो यहाँ ये भी ध्यान देना है, जैसे 8 है, 15 और 8 है, तो इनको देखा तो 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5, 8 को लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो इनमें कोई कॉमन है? अभी उभय गुणनखंड कोई उभयनिष्ठ है, कॉमन है? नहीं है, तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं हुई। तो याद रखना है कि जो हमारी परमेय संख्याएं होती हैं उनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q शून्य नहीं हो सकता है, तथा P और Q सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। ये हमारी परमेय संख्याओं का नियम हुआ जा करके, ये परमेय संख्याओं के गुण हुआ। तो ये परमेय संख्याएं हुई। अब बात अगर हम लोग करें अपरमेय संख्याओं, चूंकि अगर कहें वास्तविक संख्याएं तो क्या होता? वास्तविक संख्याएं अगर परिभाषा हर चीज का हम लेके चले तो वास्तविक संख्याओं को भी कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बोली जाती हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। परिभाषा लिखें तो इसकी सरल सी परिभाषा होती है, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें तो कोई भी हो सकती है वास्तविक संख्याओं में, 1, 2, 2/5, 7/11, √5, √3, ये और भी। इसमें अभी हमने गलती और हम लोग कर रहे हैं -7/15, माइनस में भी कोई भी हो सकती है 9/17, ऐसे करके ये लिख लें। तो ये हमारी क्या हुई? सारी वास्तविक संख्याएं हुई, क्योंकि इनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगी? अनंत तक होंगी वास्तविक संख्याएं, कितनी भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, तो इनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अब वास्तविक संख्याओं के एक अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या बस इसी परिभाषा में निरूपित नहीं किया जा सकता, वो हो जाएगी इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं होंगी जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, उनको बोलते हैं अवास्तविक कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं जो आएंगी वो संख्याएं हमारी होती हैं, उनको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। तो इनको निरूपित करने के लिए, इनके लिए तो जब इन्हें वास्तविक संख्या पर निरूपित नहीं किया जा सकता, इनके लिए आपके कोर्स से बाहर है, लेकिन हमने एक बता दिया कि वास्तविक और अवास्तविक होती हैं। अब वास्तविक में 2 पार्ट हम बना सकते हैं, क्या? परमेय और अपरिमेय। तो परमेय संख्याओं की अभी हम लोगों ने परिभाषा सीखी थी। अपरिमेय संख्याएं जस्ट उसमें भी वही चीज आ जाएगी, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो
इस तरीके से आज हम लोगों ने कुछ संख्याओं के जो संख्याएं हैं, जो संग्रह होते हैं, उन सबको सीखा। तो बच्चों अब हम अगले दिन अगले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तब तक आप इन संख्याओं को प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें, सीखें और जाने। आपको गणित बिल्कुल ही सरल लगने लगेगी, केवल आप हमारे साथ सीखते रहें, वीडियो को अच्छे से देखें और एक और काम करते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपकी एक लाइक हमें बहुत अधिक ऊर्जा दे सकती है, और इसलिए कि हम वीडियो बनाते रहें, इसके लिए आप लाइक और शेयर करते रहें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारे जो नए वीडियो आपको जितने भी अपलोड किए जाएं तो वो आपको तुरंत मिलते रहें। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।